गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। खून कहे किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहे किस मतलब का जिसमें देश का नाम नहीं। वह खून कहे किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी हो, वह परवश होकर बहती है, वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून का कीमत पहचानी है, जिस दिन बर्मा में उसने मांगी उससे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ जाएगी, वह खून तुम वह जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गोथी जाएगी। स्वतंत्रता के संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर जाता है। आजान बाहू ऊंची कर कर बोले सुभाष, रक्त तुम मुझे आज बदले में आज़ादी मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल समाती थी, और इनकलाब के नारा कोसों तक सुन देती थी। बोले सुभाष वो आगे है जो जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आगे है जो हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे है जो इस पर हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन पहनता हूँ, वह आगे जो इस पर हंसकर लेता हो। सारे जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन बढ़ते ही थे, चाकू छुरे कटारों से अपना रक्त बहाते थे। फिर उस रक्त के सियाही में अपने कलम डुबाते थे और आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तान के विश्वास नया लिखा, भारत के रणवीरों ने खून से इतिहास नया। जय हिंद। मैं अनंत कुशवाहा आपको ज्ञान के दर्पण के परिवार की तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा देश 75 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन क्या आज हम स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं, जो हम आज से 75 साल पहले जिस देश को आगे बढ़ाने के सपने देखे थे, क्या वो हमारे पूरे हुए? क्या हमारे सपना आज भी अधूरा है कि आज वो पूरा हुआ? जो हमारे 9 दिसंबर 1940 को जो संविधान सभा के पहले बैठक में जो सपना भारत की भविष्य देखा गया था, क्या आज वो पूरा हुआ? आज क्या गरीब नहीं रहा? क्या आज गरीबी हमारे देश से ख़त्म हो गई? क्या आज हमारा देश उतना आगे बढ़ रहा जितना आगे हमारे संविधान सभा में बैठे 207 सदस्य पहले संविधान सभा में बैठे तो 7 सदस्यों ने
सपना देखा था, क्या वो आज भविष्य हमारा पूरा हुआ कि आज हम 75 स्वतंत्रता दिवस जिसे हर घर तिरंगे के नारा से हमारा देश आज जगमगा रहा है, इसी अंजोरे में हमारा देश की कहीं ना कहीं अंधकार भी दिखाई दे रहा है। आज गरीब गरीब है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ये कहाँ, क्या यही हमारे 75 साल स्वतंत्रता दिवस के हो गए, लेकिन आज तक हमारा देश बदला नहीं। क्या आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिल गई? क्या हमने समाज से अगर आज़ादी पाली? क्या जाति धर्म मजहब के ऊपर हम हिंदुस्तान को मान लिए? आज इसी बात पर चर्चा होगी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा को, क्या 11 दिसंबर 1946 को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे? क्या संविधान सभाओं में जो बैठक में जो चर्चाएं हुई हमारे देश की आगे बढ़ने की, जो गरीबी मिटाने की, क्या वो आज 75 साल पूरे होने पर पूरा हो गया कि आज भी हमारा देश 1940 की तरह ही पिछड़ा वर्ग में ही जी रहा है? क्या हमने तो आज़ादी 1947 में पाली, लेकिन क्या हम जाति मजहब धर्म से आगे अपने हिंदुस्तान को मान पाए हैं? ये सवाल हमें खुद से करना होगा, क्योंकि आज़ादी तो हमने अंग्रेज़ों से पाली। क्या हमने खुद से आज़ादी पाली? जब आए बात देश की तो मायने ये नहीं रखता है कि हमारा जाति धर्म मजहब क्या है, मायने ये रखता है कि हमारा देश कितना आगे पे जाना चाहिए और हमें अपने देश के लिए आन बान शान निछावर कर देना चाहिए। क्या हुआ था आज़ादी के एक दिन पहले दिल्ली में 14 अगस्त 1947 को, वो भी आज हम जानेंगे। दिल्ली में 14 अगस्त के शाम से ही जोरदार बारिश होने लगी थी। ये बारिश इसलिए हो रही थी कि आज हमारा कि पूरा वातावरण शुद्ध हो गया था। आज हमारे होने वाला था, आज 15 अगस्त के कुछ ही मिनटों में अगस्त होने वाले थे और हमारा देश एक आज़ाद देश होने वाला था, जो 190 सालों से ब्रिटिश हुकूमत से जो गुलाम थी उससे आज़ादी मिलने रही थी। तो बात है 14 अगस्त 1947 के शाम के जोरदार बारिश होने लगी थी। रात 9 बजते राज सिन्हा के पर करीब 5 लाख लोग का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अभी भी जारी थी। रात के करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय एम हाउस पहुँचे और 14 अगस्त 1947 के रात 12 बजे में कुछ ही मिनट बाकी था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइन कहकर अपने भाषण की शुरुआत। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त दिन हुआ और भारत के लिए खुशियाँ लेकर आया, जो 190 सालों के बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था। लेकिन इस खुशियों के साथ इतना ही था, क्योंकि हमारे भारत के अपने 3,46,700 स्क्वायर फीट और पूरे विस्तार के करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में हम गंवा दिए थे। देश के टुकड़ों में विभाजित हो गया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान से निकला है, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का कभी अभी अंग था, वो पाकिस्तान आज चाइना जैसे देश का रखेल बना हुआ है। वो चाइना का एक रखेल ही कहा जाए तो अच्छा होगा। वो जो हिंदुस्तान को हमेशा आतंकवादियों भेजता है, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का ही कभी अंग था, लेकिन आज हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बनकर रहा है। लेकिन एक दिन ये हिंदुस्तान उस पाकिस्तान को मिटाकर फिर हिंदुस्तान पूर्ण अखंड भारत का निर्माण करेगा। इसके सपना ये भारत देख रहा है और बहुत ही जल्द ये पूरा होगा। जिस पाकिस्तान जो चाइना का खेल है ना, वो जानता है कि एक दिन ये हिंदुस्तान, जिस दिन उसके अंदर ये विश्वास और गुस्सा आ गई ना, उस दिन इस पाकिस्तान का विनाश निश्चित है। और गीता में कृष्ण भगवान ने कहे थे कि जिसका जन्म होता है
उसका अंत भी होता है। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ था और उसका अंत भी होगा। 15 अगस्त के पहले बहुत से ब्रिटिश हुकूमत का अंत इतना आसान नहीं था। 15 अगस्त के ब्रिटिश का हुकूमत अंत करना इतना आसान नहीं था। महात्मा गांधी के जन आंदोलनों से देश में नए क्रांति का शुरू हुआ और एक युद्ध जहां सुभाष चंद्र बोस की हम लाइन ही उनसे थे, वो खून कहे किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। उस हमारे नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। उनके आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के जीना दुश्वार कर दिया था और वर्ल्ड वॉर 2 से पूरा ब्रिटिश तबाह हो चुकी थी। अब उसे इतना ताकत नहीं था कि भारत पर अब अपना हुकूमत राज चला सके और उन्होंने किसी तरह भारत को आज़ादी देना ही था, लेकिन उन्होंने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन पाकिस्तान सुन ले तो एक दिन तुम्हें भारत में मिलना ही होगा। जिस तरह हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, उसी तरह भी एक दिन हश्र होगा और तू हिंदुस्तान फिर से में जुटना ही होगा। देश के तिरंगे के सबसे पहले किसने फहराया, इस बात को भी हम जान लेते हैं। तो देश के तिरंगे को सबसे पहले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया और दूसरे बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतारकर भारत का राष्ट्रध्वज लहराया गया, जो आपके लिए आपके लिए हमारे लिए पूरा खुशी का दिन था। 15 अगस्त 1947। इस 15 अगस्त 1947 को तो हम स्वतंत्रता दिवस के रूप से उस दिन से मना रहे हैं। आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिससे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। लेकिन क्या हमारे देश में वो सब कुछ ठीक हो चुका है? क्या हमारे देश में गरीबी ख़त्म हो चुकी है? आज भी गरीब के बच्चे क्या अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? ये हम अच्छी स्वास्थ्य प्राप्त कर पा रहे हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज भी जब हम देखते हैं, हम बहुत लोग क्या ख़त्म, मतलब बहुत नीचे परिवार से बिलोंग करते हैं। लेकिन अपने से नीचे देखते हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों को जिस उम्र में उन्हें पढ़ना और खेलना चाहिए, उस उम्र में वो खिलौना बेचते हैं, तो क्या वो कभी खिलौना से खेल पाएंगे? ये बहुत हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ है। और हमें जब बात आए देश को, तो एक सामने होना ही होगा, एक साथ रहना। हमारा मजहब, हमारा धर्म क्या है, ये मायने नहीं है। हमारा देश सबसे आगे होना चाहिए, हमारा देश सबसे आगे होना चाहिए। हम आज हर घर तिरंगे के अभियान चला रहे हैं, लेकिन हमें इस बात के भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे झंडा कभी ज़मीन से छुए ना, क्योंकि हमारा झंडा सबसे सर्वोपरि है। हम पहले किस तरह झंडा फहराने के नियम थी, अब क्या है नियम, ये सारे नियम हम देख लेते हैं। और यहाँ पर एक आएगा आपको, उसमें भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले हाथों से बने ऊन, कपास, खादी के बने तिरंगे ही फहराने की इजाज़त थी, लेकिन अब बदलाव कर मशीन से बने, प्लास्टर से बने तिरंगे को भी हम फहरा सकते हैं। ये तकनीक इसलिए लाया गया है कि हमें जल्द से जल्द हमारे भारत में हर घर जो तिरंगा फहराने का मिशन है, उसे हम सफलतापूर्वक पूर्ण कर ले। इसीलिए मशीन से बने, प्लास्टर से बने तिरंगे को भी हम फहराया जा सकता है। अब तक तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने के नियम था, लेकिन अब तक तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने का नियम था, लेकिन बदलाव कर दिन और रात कभी भी तिरंगा हम लहरा सकते हैं। हमारे तिरंगा आन बान शान है। तिरंगा को हमें सल्यूट है। तिरंगा को हमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की संवैधानिक मंजूरी मिली थी। कितने तारीख को? 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मंजूरी मिली थी। इसी तरह हमारा देश सबसे सर्वोपरि है। बाद में हमारा धर्म, मजहब और हम आते हैं। हम रहें या ना रहें, ये देश हमारा रहेगा। इस देश
कि आगे बढ़ाने का सबका कर्तव्य बनता है। एक आम नागरिक का उतना ही ये बनता है जितना एक देश का एक राजनेता से हम उम्मीद करते हैं, उतना ही उम्मीद हम अपने आप से भी करना चाहिए कि हमें देश के लिए, इस समाज के लिए, इस देश अपने गांव के लिए एक मिसाल बने, इस गांव के लिए कुछ करें, इस देश के लिए कुछ करें, इसके लिए हमें करना होगा। और तिरंगा फहराए मगर नियम से क्या नियम है आप जान भी जाए। तिरंगा जमीन से नहीं छूना चाहिए, तिरंगा को कभी जमीन से नहीं छूना चाहिए। किसी दूसरे झंडे को राष्ट्र ध्वज के ऊंचा नहीं रखा जा सकता, किसी दूसरे झंडे को राष्ट्र ध्वज से ऊंचा नहीं रखा जा सकता है। तिरंगा का इस्तेमाल किसी तरह के सजावट में नहीं हो सकता है। तिरंगा का इस्तेमाल किसी प्रकार के सजावट में नहीं हो सकता है। किसी सामान या इमारत को ढकने के लिए तिरंगा का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा तिरंगा हमारा शान है, मान है, गौरव है। इस तिरंगा ही हमारा देश का पहचान है। तो इस तिरंगा को हमें सही सलामत रखना चाहिए, उसे ज़मीन से नहीं छूने देना चाहिए, उसे किसी प्रकार के सजावट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आज हर घर तिरंगा फहरा रहा है, ये बात खुशी है, लेकिन इस बात की दुख भी है कि आज हमारा देश में गरीब उतना ही गरीब है जितना 1947 में गरीब था। इससे हमारे देश में ज़्यादा कुछ तो बदला नहीं, गरीबों के लिए बहुत कुछ बदला, लेकिन ज़्यादा उतना नहीं बदला जितना उम्मीद हम 9 दिसंबर 1946 को पहले संविधान सभा के बैठक में हमारे संविधान सभा के निर्माताओं ने जो देखा होगा कि हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जो मनाई जाएगी अमृत महोत्सव, उस महोत्सव में हमारा देश बहुत आगे और बहुत कुछ बदला होगा। लेकिन आज भी गरीब का बच्चा अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये देश बदलेगा। जब कहा जाता है आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब हम ठान ही लिए हैं इस देश की बदलने की, इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाने की, तो अब इस देश के विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हमारे देश में क्या बदला क्या नहीं बदला, एक वीडियो के जरिए एक रिपोर्ट तैयार है, उसके जरिए हम देखेंगे कि हमारे 19 से लेकर अब तक क्या बदलाव हुए। और उसके बाद हम कुछ गाने के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जय हिंद। पंद्रह अगस्त 1947 ये हिंदुस्तान के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन है जब देश में एक नई सुबह हुई। मध्य रात्रि में भारत ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी और आजाद भारत में पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। 1948 वो साल है जब आजाद भारत की हॉकी टीम ने अंग्रेजों का एक और गुरूर तोड़ दिया। भारत की आजादी के बाद पहली बार लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर गोल्ड मेडल जीता और किसी विदेशी सरजमी पर पहली बार तिरंगा लहराया। 1949 में साल के पहले दिन भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। वैसे तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन 1949 के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। 1950 का बरस भी देश की नई दिशा तय करने वाला था। इसी साल 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ और तभी से 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1951 में 4 से 11 मार्च के बीच नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। इन खेलों में 11 एशियाई देशों के कुल 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इसी साल देश का पहला IIT खड़गपुर में शुरू हुआ था। 1952 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आजाद भारत का पहला चुनाव संपन्न हुआ। ये चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हुए। 5 महीनों तक चले चुनाव में 489 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस समेत 53 पार्टियां मैदान में थीं। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ।
वैसे इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरलाइंस के तौर पर हुई थी, लेकिन 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पारित करते हुए टाटा सन्स से इसका एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया था। साल 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत हुई। 1954 में पहली बार यह सम्मान सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया। 1955 में नागरिकता अधिनियम 1955 आया। ये अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसके मुताबिक भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। हालांकि बाद में इस कानून में कई संशोधन हुए। साल 1956 के 1 सितंबर को भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी गठित हुई, जब भारत की संसद ने भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया और भारत में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1957 वो साल था जब 5 अप्रैल के दिन भारत के किसी राज्य में पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। भारत में वामपंथियों के बीच केरल की इस सरकार को गर्व के साथ याद किया जाता है। 1958 में पहली बार अफ्स्पा लागू हुआ। अफ्स्पा का मतलब है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। भारतीय संसद ने 11 सितंबर को इसे पारित किया था। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के अशांत इलाकों में तैनात सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए गए। 1959 में बजाज ऑटो लिमिटेड को स्कूटर और 3 व्हीलर बनाने का लाइसेंस मिला, जिसके 2 साल के बाद बजाज ने चेतक का प्रोडक्शन शुरू किया। चेतक का पहला लॉट जब बाजार में उतरा तो उसकी कीमत 8,000 से 10,000 रुपए के बीच थी। साल 1960 ने देश को 2 नए राज्य दिए। इस साल 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात 2 नए प्रदेश बने थे। भारत की आजादी के समय ये दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। उन्नीस 1961 में 27 जनवरी को एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बिल्डिंग का उद्घाटन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किया था। इसी साल अहमदाबाद में देश का पहला IIM इंस्टीट्यूट खोला गया। 1962 में 19 दिसंबर को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को गोवा से जाने पर मजबूर कर दिया। बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। साल 1963 में देश के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा से छोड़ा गया। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। देश अनाज के संकट से जूझ रहा था। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, और खुद हल चलाकर देश में हरित क्रांति की नींव रखी। 1965 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में पाकिस्तानी फौज को करारा जवाब दिया। भारतीय सेना पाकिस्तान के लाहौर तक घुस गई थी। 22 दिन तक चले इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी अहम भूमिका निभाई थी। 1966 में भारत की रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी। भारत की किसी लड़की ने पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। हालांकि बाद में उन्होंने डॉक्टरी को अपना पेशा चुना। 1967 वो साल था जब पहली बार देश को अल्पसंख्यक राष्ट्रपति मिला। 13 मई 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने और 3 मई 1969 तक पद पर रहे। वो देश के अब तक के सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति हैं। 1968 में समंदर में भारत मजबूत हुआ। 5 जुलाई के दिन भारत की पहली पनडुब्बी सोवियत रूस से पहुंची थी। 1969 में इसरो का सफर शुरू हुआ। 15 अगस्त को इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई। इसका गठन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। 1970 वो साल था जब भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया। इसे श्वेत क्रांति कहा गया और वर्गीज कुरियन इस क्रांति के जनक कहे गए।
1971 वो साल था जब 13 दिन तक चले युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। 16 दिसंबर को करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाले थे। 1972 में 15 अगस्त के दिन पिन कोड की शुरुआत हुई, जिसका इस्तेमाल भारतीय डाक द्वारा किया जाता है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। 1974 में 18 मई के दिन भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बन गया था जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य न होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने का साहस किया। 1975 में 19 अप्रैल को देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। 1976 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई थी। 22 जुलाई 1976 को लाहौर से अमृतसर के बीच इसे शुरू किया गया था। 1977 में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल ने देश में सरकार बनाई, जिसके पीएम मोरारजी देसाई थे। 1978 में आजाद भारत की पहली नोटबंदी हुई थी। काले धन पर नियंत्रण पाने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। 1979 में भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती थी। कंगारुओं के खिलाफ पहली सीरीज जीतने में भारत को 30 साल से ज्यादा का समय लगा था। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में वी भास्करन की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके 41 साल के बाद इस साल टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता है। 1981 में अंतरिक्ष में देश को एक और बड़ी कामयाबी मिली। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल लॉन्च किया गया, जिसे फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। 1982 वो साल था जब देश का छोटा पर्दा रंगीन हो गया। 25 अप्रैल 1982 को देश में पहली बार टीवी पर रंगीन प्रसारण शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत चेन्नई से हुई थी। 1983 का बरस क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 25 जून के दिन कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर पहली बार विश्व कप जीता था। साल 1984 में देश की सियासत ने करवट बदली थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली थी। 1985 में भारत की सबसे प्रतिष्ठित ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय में भारत और दूसरे 33 देशों के करीब 40 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। 1986 का साल दूरसंचार के क्षेत्र में अहम है। इसी साल 1 अप्रैल को MTNL की स्थापना हुई। साल 1987 इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि 1987 के विश्व कप की मेजबानी भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त तौर पर की थी। ईडन गार्डन में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। 1988 में 25 फरवरी को भारत ने पहली बार पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। देश की सुरक्षा से जुड़ी ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। 1989 वो साल था जब क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में अपना डेब्यू किया था। 1990 का बरस बड़ी राजनीतिक हलचल का गवाह रहा। ये वो साल है जब मंडल आयोग की सिफारिशों को मंजूर किया गया था, जिसमें पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। 1991 वो साल था जो आर्थिक सुधारों के लिहाज से अहम है। वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने इसी साल आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। 1992 में देश का पहला प्राइवेट चैनल आया। कुछ ही समय में प्राइवेट चैनलों ने छोटे पर्दे पर अपना झंडा गाड़ दिया। 1993 में
देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इसी के बाद से सभी राज्य पंचायत चुनाव कराने को मजबूर हुए। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सौंपा। यूएन के देशों से पाकिस्तान को समर्थन न मिलने से भारत की जीत हुई। साल 1995 में 31 जुलाई वो दिन है जब देश में मोबाइल फोन से पहला कॉल लगाया गया था। इस मोबाइल कॉल में केंद्र सरकार में तत्कालीन मंत्री सुखराम और पश्चिम बंगाल के सीएम ज्योति बसु के बीच बातचीत हुई थी। 1996 में पहली बार भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने बेंगलुरु में इसका आयोजन किया। 1997 का साल इसलिए अहम है क्योंकि 28 फरवरी 1997 को पेश किए गए इस बजट के जरिए सरकार ने देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म का रोड मैप तैयार किया था। 1998 में 11 मई वो तारीख थी जब राजस्थान के पोखरण में 3 बमों का सफल परीक्षण किया गया था। ये देश का दूसरा परमाणु परीक्षण था, जिसके बाद भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया। 1999 का साल देश कभी नहीं भूल सकता। करगिल की पहाड़ियों पर भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय 8 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चला था। साल 2000 में 25 दिसंबर को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। – 2002 में भारत में GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के रूप में BT कॉटन बीज के इस्तेमाल को सरकारी नीति के तहत बढ़ावा दिया गया। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश है। 2003 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और अहम साल है। इस साल 15 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा की। 2004 में पहली बार किसी सिख को देश की बागडोर मिली। मनमोहन सिंह लगातार 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार कानून देश में लागू हुआ, जिसका इस्तेमाल करके सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांगी जा सकती है। 2006 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। ये योजना फरवरी 2006 में 200 जिलों में शुरू की गई थी, बाद में पूरे देश में लागू की गई। 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। इसके फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराया था। 2008 में ओलंपिक में भारत को बड़ी कामयाबी मिली थी। व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार अभिनव बिंद्रा ने देश को शूटिंग में गोल्ड मेडल दिलाया था। 2009 शिक्षा के क्षेत्र में यादगार रहेगा। इसी साल 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा के लिए कानून बना था। 2010 में देश में प्रायोगिक तौर पर आधार योजना को लॉन्च किया गया था, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। 2012 में देश की बेटियों को सुरक्षा देने वाला कानून बना था, जिसे पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था, जिसका मकसद खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। 2014 में देश की सियासत ने नई करवट ली। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और PM जन धन योजना जैसी कई शानदार योजनाएं शुरू की। 2015 में 29 अप्रैल को स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत हुई। इस योजना में देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान हुआ। 2016 में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। 2017 के जुलाई महीने में देश में GST की शुरुआत हुई। टैक्स सिस्टम में आमूलचूल बदलाव किया गया। 2018 किसानों के लिए सौगात लेकर आया। इस साल 1 दिसंबर को PM किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई। इसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलता है। 2019 में
देश ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की और इसी साल जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिल गई। 2020 वो साल था जब अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। पहली बार रामलला की चौखट पर किसी प्रधानमंत्री के कदम पड़े थे। 2021 में भारत ने फिर इतिहास रचा। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने पहली बार एथलेटिक्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाया। भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा 7 मेडल जीते। लहरा तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हीं भी कर लो, कुछ याद उन्हीं भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम
वो झेल रहे थे गोली, थी धन्य जवान वो अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। लटपट खाया फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी। जो शहीद हो